यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर की संस्कृत। तो संस्कृत में सबसे पहला चैप्टर है संस्कृत वर्ण परिचय। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है महेश्वर सूत्र का। तो महेश्वर सूत्र हम लोग संस्कृत की वर्णमाला को कह सकते हैं। तो महेश्वर सूत्र कुल 14 होते हैं। इ उड़ री ल क ए अंगा ए औचा ह य व र ट ल ड़ य म अंगा ण न म झ भ य ध ढ भ श ज ब ग ड़ द श ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श स स र ह ल। तो ये महेश्वर सूत्र होते हैं और इन 14 महेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं। फिर प्रत्याहार की बात करें तो प्रत्याहार 42 होते हैं। मतलब संक्षिप्त में किसी को कहना प्रत्याहार वो होता है। जैसे अच की बात करते हैं तो अच प्रत्याहार अच का कैसे प्रत्याहार बनाएंगे, तो अच का आ से शुरू करना है, चा पे खत्म करना है महेश्वर सूत्र में। तो आ पे शुरू करना है, चा पे खत्म करना है और आखिरी के जो व्यंजन है उनको हटाना है, उनका लोप करना है, उनका इत संज्ञा हो जाएगा। इत संज्ञा क्या होती है, नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 संज्ञा प्रकरण, उसमें पता चलेगा इत संज्ञा क्या होती है। इत संज्ञा मतलब जो महेश्वर सूत्र का हर सूत्र का आखिरी वाला जो वर्ण होता है उसका लोप करना, उसका लोप हो जाता है तो उसे इत संज्ञा कहते हैं। तो अगर अच का हम लोग बना रहे हैं अच, ठीक है, तो आ से लेकर चा तक हम लोग जाएंगे और इनको नहीं लिखेंगे। तो इसका प्रत्याहार होगा आ ई उ री ल और ए ओ ए आओ। तो ये इसका प्रत्याहार होगा। इस तरीके से हम लोग प्रत्याहार बना सकते हैं। तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रत्याहार होते हैं। अल जैसे इसमें पूरी वर्णमाला आ जाती है। अच इसमें सारे स्वर आ जाते हैं। हल सारे व्यंजन आते हैं। तो कहीं जगह पे जहाँ पे स्वरों की बात हो रही है, जहाँ पे सारे स्वर होने चाहिए, वहाँ पे स्वर की बजाय हम लोग अच लिख देते हैं, ठीक है। या सारे व्यंजन की बात हो रही है वहाँ हल लिख देते हैं। या पूरी वर्णमाला की बात हो रही होती है तो वहाँ पे अल लिख देते हैं। फिर चिन्हों की बात करी जाए तो इसको हम लोग हलंत कहते हैं। ये जो नीचे वाला जो चिन्ह होता है इसको हम लोग हलंत कहते हैं। ये जो ऊपर बिंदी होती है इसको अनुस्वर, और ये जो 2 बिंदी लगी होती है किसी के आखिर में उसे विसर्ग कहते हैं। और ये जो ऐसा साइन होता है, ठीक है, इसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं। फिर वर्ण की बात करें तो छोटी छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं और वर्ण का दूसरा नाम अक्षर होता है। मतलब कोई भी जो स्वर है, व्यंजन है, उसे वर्ण ही कहते हैं। तो मुख के भीतर तालु, कंठ तथा जीवा आदि के योग से उत्पन्न होता है। फिर स्वर की बात करते हैं तो स्वर जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े तो उसे स्वर कहते हैं और हमेशा पूरे उच्चारित किए जाते हैं, ठीक है। जैसे आ ई उ री, यहाँ ये नहीं होगा, आ ई उ और री, ठीक है। व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन में जब किसी भी वर्ण को जब स्वर की सहायता से बोला जाए तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे का है, का, तो ये आधा का होता है और अगर इसमें अगर वो जोड़ दिया जाए आ तो ये पूरा का हो जाएगा। तो इसमें स्वर की मदद से हम लोग उच्चारण कर रहे हैं तो इसको हम लोग व्यंजन कहते हैं, ठीक है। व्यंजन स्वर की सहायता से उच्चारण किए जाते हैं। और जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ का में ये बड़ा लग जाता है तो बड़ा का में आ की मात्रा हो जाती है। तो स्वर की बात करें तो ये 3 तरीके के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर वो होते हैं जो जिसको बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ वो होते हैं जिसको ज़्यादा समय, और प्लुत जिसको और ज़्यादा समय लगता है। ये टोटल 5 होते हैं और ये टोटल 4 होते हैं। जैसे आ ई उ री ल, तो ये ह्रस्व स्वर है, ठीक है। और दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो दीर्घ स्वर आ ई उ री, ठीक है। ये दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर इस तरीके से हम लोग उसके आगे 3 का ऐसे साइन बना देते हैं। जैसे आ है, ओम जब हम लोग लिखते हैं तो ओम इस तरीके से लिखते हैं, ओम, तो इसको और ज़्यादा समय लगता है इस स्वर को बोलने में, ओम। तो वही है, प्लुत स्वर आ जाता है वहाँ पे। तो जैसे आ और ये 3 वाला साइन। संयुक्त स्वर, 2 भिन्न स्वरों के संयोग से बनने वाले स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। मतलब 2 अलग अलग स्वर हैं, उनके संयोग से जो स्वर बन रहा है उसे संयुक्त स्वर कहेंगे। इनका ह्रस्व रूप नहीं होता है, ठीक है। ए ऐ ओ आओ, ए ऐ ओ आओ। तो जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि आ में अगर ई जुड़े तो वो ए बनते हैं, अ प्लस ई ए, आ प्लस ए आए, और आ प्लस उ ओ, आ प्लस ओ आओ, ठीक है। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं। वर्गीय व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग हम लोग जानते हैं, काका काका अंगा, फिर चा चाचा जजा इया, टाटा डा पापा पापा, ताता दादा ना, पापा पापा माँ, ये व्यंजन होते हैं। तो इसमें वर्गीय व्यंजन होता है। हर वर्ग का 5वां वर्ण नासिकस से कहलाता है। तो ये जो 5वां वर्ण होता है, 5वां वर्ग होता है, 5वें वर्ग का लास्ट वाला वर्ण वो नासिकस से कहलाता है, नासिकया कहलाता है। तो अब अवग्रीय व्यंजन य र ल व, ठीक है। और ऊष्माण व्यंजन, जिन व्यंजनों के बोलने में हवा निकलती है, जैसे ह श श श और स, श स श और स, श स स। संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं तो जो 2 व्यंजनों के मेल से बने, ठीक है। जैसे छा है, ये हम लोग ये कैसे बनता है, क और
श, आधा का और आधा श, तो यहाँ पे शा बनता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कक्षा, कक्षा, तो इसमें हम लोग दो का सुनाई दे रहे हैं, कक्षा, तो वही है। हम लोग इसीलिए इसको ऐसे लिखते हैं। ये होता है त्रा, त्रा, त्रा में हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग को पता चल रहा है त्रा में आधा ता और आधा रा है, त्रा। वैसे ज्ञा है, ज्ञा, जा और इया, ज्ञा, ठीक है, ज्ञा। और उच्चारण स्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये एग्जाम्स में आता है 5 नंबर में। तो उच्चारण स्थान होते हैं, जैसे कंठ, उच्चारण स्थान होते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, कंठ तालु और दंत ओष्ठ। स्वर की बात करें तो स्वर होते हैं कंठ से जो उच्चारित होते हैं, कंठ से आ, तालु से ई, मूर्धा से री, दंत से ल, ओष्ठ से ऊ, ठीक है, कंठ ओष्ठ ओ, आओ। हम लोग देख रहे होंगे ना, कंठ और ओष्ठ मतलब जहाँ गले से और होठों से दोनों से उच्चारण हो रहा हो, ओ, आओ। आप लोग भी उच्चारण करके देख सकते हैं ना, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा। कंठ और तालु से ए, आए, मतलब मुख के ऊपरी भाग से और कंठ से दोनों से उच्चारण हो रहा है इन स्वरों का। फिर वैसे ही व्यंजनों की बात करते हैं तो कंठ से कावर, चावर, टावर, तावर, पावर, ये उच्चारण करके देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ऊष्माण व्यंजन हा, ठीक है, व्यंजन में भी 3 तरीके के होते हैं ना, वर्गीय, अवर्गीय, ऊष्माण। तो वही है कि ऊष्माण व्यंजन में हा जो होता है कंठ से, हा बोलेंगे तो देखेंगे आपकी कंठ से ही आवाज़ आ रही है। शा बोलेंगे तो देखेंगे कि तालु जो होती है ऊपर, ऊपरी पैलेंटाइन भाग होता है जो माउथ का, वहाँ से आवाज़ आ रही है, शा, ठीक है। मूर्धा, तो यहाँ मूर्धा से आएगा शा। और दंत में दंतों से सा देखेंगे आपकी दांतों से, मतलब दांतों से हवा निकल रही है तब सा बोल पाने, सा, साइकिल वाला। उच्चारण स्थान की बात करें तो कंठ, तालु, वही इसमें यहाँ पे भी दे रखा है। यहाँ पे सूत्र बस लिखे हुए हैं। यहाँ पे अगर आता है 5 नंबर में तो सिर्फ इतना लिखने से तो 5 नंबर नहीं मिलने वाले, तो इनके सूत्र भी आपको याद होने चाहिए। जो सूत्र हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, 10 जो होते हैं 9 10, ठीक है, ये 9 10, तो ये 10 सूत्र आपको याद होने चाहिए। 10 के 10 सूत्र लिख देंगे तो आपको पूरे 5 के 5 नंबर मिल जाएंगे। फिर क्योंकि लॉन्ग में आता है तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। और सूत्र से ही पता चल जाएगा कि कौन से स्वर या कौन से व्यंजन उच्चारण हो रहे हैं उस स्थान से। जैसे अकु विसर्जनीयानाम कंठा, अकु विसर्जनीयानाम, तो आ क वर्ग मतलब का, ख, ग और विसर्ग, अकु विसर्जनीयानाम, ठीक है। वैसे ही तालु से अगर बात करें तो इचु यशानाम, ठीक है, इचु यशानाम, तालु, तो ई, इचु, ई च वर्ग, य, श, देख सकते हैं आप जो सूत्र होता है, सूत्रों से ही किस प्रकार हम लोग को पता चल जाता है कौन से स्वर और कौन से व्यंजन बोले जाएंगे और कहाँ से बोले जाएंगे, तालु से, मूर्धा से। तो यही है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है प्रयत्न। प्रयत्न वर्गों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न 2 तरीके के होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न मतलब किसी को बोल रहे हैं, उसको बोलने में जो काम हो रहा है, जो चेष्टा हो रही है, उसे प्रयत्न कहते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न में हम लोग देखते हैं तो अभ्यंतर प्रयत्न का अर्थ अंदर वह चेष्टा जो वर्णों के उच्चारण से पूर्व मुख के अंदर होती है, मतलब उच्चारण नहीं किया अभी, मुख के अंदर ही चेष्टा हो रही है वर्णों के उच्चारण के लिए, तो उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहेंगे। और अगर होने के बाद मुख से जब वर्ण बाहर निकलता है उस समय उच्चारण चेष्टा, उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं, ठीक है। इसके 5 प्रकार होते हैं और इसके 11 प्रकार होते हैं। तो 5 प्रकार में क्या कहते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न में स्पष्ट, इष्ट, स्पष्ट, विव्रत, इष्ट, द्विव्रत और संव्रत, ठीक है। तो स्पष्ट की बात करते हैं, वह प्रयत्न जिसमें जीवा, कंठ, तालु, मूर्धा आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। और इसमें नीचे यहाँ दे रखें कि कौन कौन इनके कौन कौन उदाहरण होते हैं, तो यहाँ से आसानी से याद कर सकते हैं। तो स्पष्ट की बात करते हैं तो प्रयत्न जिसमें जीवा, कंठ, तालु, मूर्धा आदि उच्चारण स्थानों का स्पर्श करते हैं। जैसे उदाहरण स्पर्श व्यंजन, का से माँ तक के वर्ण, ठीक है। और फिर इष्ट संज्ञा, इष्ट, स्पष्ट, तो ये दूसरा प्रकार होता है। वह प्रयत्न जिसमें जीवा उच्चारण स्थानों को कम स्पर्श करती है। जैसे अंतःस्य व्यंजन, विव्रत, वह प्रयत्न जिसमें मुख खोलना पड़ता है। जैसे स्वर हो गया, स्वरों में मुख खोलना पड़ता है, जैसे आ, ई, ऊ, तो उसमें मुख खोल के उसका उच्चारण होता है। इश, द्विव्रत, वह प्रयत्न जिसमें मुख कम खोलना पड़ता है। जैसे श, सा, हाँ, ठीक है, तो इसमें कम खोलना पड़ रहा है। और संवृत, वह प्रयत्न जिसमें वायु का मार्ग बंद हो, जैसे हस, ठीक है, और बाह्य प्रयत्न, इसके प्रकार हम लोगों ने देखे थे 11 थे। तो 11 प्रकार कुछ इस तरीके से हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। विवार की बात करें तो विवार शब्दों के उच्चारण के समय मुख का खुलना विवार होता है। मुख ना नहीं खुलेगा तो संवार होगा।
श्वास वर्ण के उच्चारण में श्वास गति का योगदान श्वास बाह्य प्रयत्न कहलाता है। नाद वर्णों के जो उच्चारण के समय निकलने वाली ध्वनियों अगर गंभीर होती है तो नाद बोलते हैं, और ध्वनि जब गूंजती है तो उसे घोष बोलते हैं। और जब ध्वनि का गूंजना नहीं होता है तो उसे अघोष कहते हैं। फिर जिसको बोलने में ज़्यादा जोर लगता है उसे ज़्यादा जोर नहीं लगता है उसे अल्प प्राण कहते हैं। जिसको ज़्यादा जोर लगता है उसको महाप्राण कहते हैं। उदात्त जो तालु आदि स्थान के ऊपरी भाग से बोला जाए उसे उदात्त कहते हैं। जो निचले भाग से उसे अनुदात्त, और जो दोनों के बीच हो वो प्रयत्न उसे स्वरित कहते हैं। ठीक है, स्वरित बाह्य प्रयत्न उसे कहते हैं। फिर कुछ पॉइंट्स हैं विवार, श्वास का व अघोष। ये जो होते हैं विवार, श्वास और अघोष वर्गों के प्रथम, द्वितीय तथा श और सा इन जगह पे होता है। और संवार, नाद, घोष व अल्प प्राण वर्गों के थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ व अंतस्थ व्यंजन। मतलब इसके उदाहरण दे रखे कि यहाँ पे ये व्यंजन इसको यूज़ होते हैं। जैसे महाप्राण है तो उसमें कौन कौन से मतलब एग्जाम्पल देखा जाए तो महाप्राण में कौन कौन से व्यंजन होंगे, तो वही है कि वर्गों में प्रथम, द्वितीय तथा श स ह। ठीक है, उदात्त, अनुदात्त में और स्वरित में अच। अच मतलब हम लोगों ने देखा था अभी, अच मतलब क्या होता है, सारे स्वर। तो सारे स्वर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में आएंगे। बाकी जो प्रथम, द्वितीय जो वर्ग होगा और श स ह वो महाप्राण प्रयत्न से उच्चारण होंगे। तो मतलब इन क्या कहते हैं प्रयत्न से उच्चारण होने वाले ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर 1 ऑफ संस्कृत BMS फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट चैप्टर अगली वीडियो में, तब तक के लिए फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हैव अ गुड डे।